हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गति के बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यह इस सीरीज का 35वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी झलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना बताती है पेपर और ग्लास के बीच घर्षण की कमी, न्यूटन गति का तीसरा नियम, जड़त्व या त्वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है उसका जड़त्व कहलाता है। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी झलकाए बिना आसानी से जब खींचा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ में गिलास और पेपर शीट दोनों विराम अवस्था में होते हैं। पेपर शीट को तेजी से खींचने पर पेपर शीट गति अवस्था में आ जाती है, किंतु गिलास जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है। इस प्रकार पानी झलकता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण है। फिसलन से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण है स्थिरता को बढ़ाने के लिए, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोई वस्तु या व्यक्ति तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकते हैं जब तक उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस व्यक्ति या वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। यदि यह रेखा आधार के क्षेत्रफल से बाहर हो जाती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही स्थायी होगा। इसलिए पहाड़ पर चढ़ते समय या पीठ पर बोझ लेकर चलते समय मनुष्य आगे की ओर झुककर जाता है ताकि वह अपने संतुलन को बनाए रख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तो उसका संवेग होगा अपने प्रारंभिक मान का 3 गुना, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना, अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना या अपरिवर्तित रहेगा। तो यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तो उसका संवेग अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तो उसका संवेग अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का सूत्र है दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, दूरी इंटू चाल या चाल इंटू समय। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन इंटू समय, यानी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं, और वेग एक सदिश राशि है क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन इंटू समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका मतलब क्या है। पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, पिंड ने अधिकता से प्रोटॉन प्राप्त किए हैं, पिंड ने कुछ इलेक्ट्रॉन खोए हैं या पिंड ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं। तो जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो घर्षण एक बल है जो 2 तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। यह गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणावेशित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है जड़त्व, बल व जड़त्व दोनों को, या ना तो जड़त्व और ना ही बल। तो गति का जो प्रथम नियम है वह परिभाषित करता है बल व जड़त्व दोनों को, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जबकि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बल को मापने का तरीका बतलाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यह गति का तीसरा नियम है।
तो यह नियम बतलाता है कि बल सदैव जोड़े के रूप में होते हैं। तो गति का जो प्रथम नियम है वह बल व जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबे की छड़, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश उत्सर्जित कर लेती है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेशित अर्जित करती है तथा इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं और इसी प्रकार तांबे की जो छड़ है वह आसानी से ऋणावेशित नहीं हो सकती है। तो यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया व प्रतिक्रिया खालिस्तान परिणाम रखते हैं किंतु खालिस्तान दिशा रखते हैं। समान या समान, समान या विपरीत, विपरीत या समान या विपरीत या विपरीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समान और विपरीत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। जो वस्तु की स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? दिशा उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है, उसी दिशा में है जो उसकी गति की दिशा है, बढ़ता है जैसे जैसे वह नीचे आती है या उच्चतम बिंदु पर वह शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दिशा उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण की दिशा उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड गति में कहा जाता है यह उसकी स्थिति परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष समान होती है। यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है, यानी एक पिंड गति में तब कहा जाता है जब परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती है। तो यानी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, संवेग या दिशा आघूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर आघूर्ण। तो जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति स्थिर आघूर्ण के कारण वह पीछे की ओर गिरता है, क्योंकि उसका शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण ठहरा हुआ रहता है और निचला भाग जो बस की सीट के सीधे संपर्क में है वह बस के साथ आगे बढ़ जाता है, इसलिए ऊपर का भाग पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या दाब का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बंदूक का प्रतिक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्योंकि जब बंदूक के ट्रिगर को दबाते हैं तो गोली तीव्र वेग से आगे से निकलती है और उतने ही संवेग से बंदूक पीछे की दिशा में प्रक्षेपित होती है, यानी पीछे की ओर धक्का देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख रक्षक का कार्य किस पर आधारित है? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, दिशा आघूर्ण या रेखीय संवेग। तो पंख रक्षक होता है जो वाहनों के टायरों के पीछे लगाया जाता है, जो मिट्टी या पानी को रोकता है। तो यह पंख रक्षक कार्य करता है दिशा आघूर्ण के आधार पर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, पंख रक्षक सभी दुपहिया और चार पहिया वाहन में पहियों के पीछे की ओर लगाया जाता है। इसका कार्य पहिए के साथ चिपक कर आए मिट्टी, कीचड़ आदि को
सवार लोगों पर आने से रोकना है। यह दिशा आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण किस कारण बाहर आ जाते हैं? स्थिर आघूर्ण के कारण, गति आघूर्ण के कारण, दिशा आघूर्ण के कारण या संवेग संरक्षण के कारण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर आघूर्ण के कारण। तो जब कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण स्थिर आघूर्ण के कारण बाहर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल या ग्रीस मशीन के घूमने वाले हिस्से पर क्यों लगाई जाती है? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, स्थितिज घर्षण को सर्पी घर्षण में परिवर्तित करने के लिए या सर्पी घर्षण को स्थितिज घर्षण में परिवर्तित करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज घर्षण को सर्पी घर्षण में परिवर्तित करने के लिए, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्थितिज घर्षण को जब सर्पी घर्षण में परिवर्तित किया जाता है तब तेल या ग्रीस मशीन के घूमने वाले हिस्से पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम बताइए, बल, चाल, समय या घनत्व? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समय, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जबकि समय किसी अन्य इकाई पर निर्भर होता है, इसलिए यह इसमें से विषम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चाल से 5 ग्राम द्रव्यमान वाले एक पेपर को किसी भवन की छत से गिराया जाता है तो उस पर लगने वाला बल है 0, 5 न्यूटन, -5 न्यूटन या 0.5 न्यूटन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, जब 5 ग्राम द्रव्यमान वाले पेपर को किसी भवन की छत से गिराया जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वह 0 होता है, क्योंकि पेपर के द्रव्यमान की तुलना में उसका सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिससे वह हवा के उत्प्लावन बल द्वारा हवा में तैरता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति के सिद्धांत पर, बल के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर या आघूर्ण के सिद्धांत पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के सिद्धांत पर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्रिकेट की गेंद को पकड़ना वस्तु के रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। जब गेंद को पकड़ा जाता है तो खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर किया जाता है ताकि उसे चोट ना लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर चाल से वृत्त में घूमती है तो किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल या घर्षण बल? तो जब एक वस्तु स्थिर चाल से वृत्त में घूमती है तो वह उसे जरूरत पड़ती है अभिकेंद्रीय बल की, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह अभिकेंद्रीय बल वस्तु को एक निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार को चलाया जाता है तो चोट से बचने के लिए सीट बेल्ट दी जाती है। जड़त्व की गति के लिए, वेग के लिए, बड़े संवेग को शून्य करने के लिए या बल का प्रयोग करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बड़े संवेग को शून्य करने के लिए। तो जब कार को चलाया जाता है तो चोट से बचने के लिए सीट बेल्ट कस दिया जाता है ताकि कार के अचानक रुकने पर शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर ना गिरे। जब कार अचानक रुकती है तो संवेग के कारण शरीर आगे झुक जाता है और सीट बेल्ट उस संवेग को शून्य कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होगा? सीधी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या परवलय? तो यदि किसी वस्तु का जो त्वरण है वह 0 है तो दूरी समय ग्राफ होगा समांतर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किसी वस्तु का त्वरण 0 होने से मतलब है उस वस्तु का समय के सापेक्ष विस्थापन 0 है, अतः दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की चाल दोगुनी होती है तो त्वरण दोगुना होता है, द्रव्यमान दोगुना होता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी होती है या गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है? तो जब एक वस्तु की चाल दोगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में समान वेग से चलने वाले एक ट्रक और एक कार में टक्कर होती है। यह टक्कर 3 सेकंड तक रहती है। इससे खालिस्तान के संवेग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। कार के में, ट्रक के में, दोनों के में या इनमें से कोई नहीं?
तो जब विपरीत दिशा में समान वेग से चलने वाली एक ट्रक और एक कार में जब टक्कर होती है तो यह टक्कर 3 सेकंड तक अगर रहती है तो इससे कार एवं ट्रक दोनों के संवेग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की से विद्युत बनाने के लिए हवा की गति कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन चक्की से विद्युत बनाने के लिए हवा की गति कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, जब पवन चक्की घूमती है तो विद्युत उत्पन्न होती है। पवन चक्की के पंखे काफ़ी बड़े होते हैं जिससे उनके घूमने के लिए उनके अनुकूल हवा के दाब की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें घुमाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति की हवा की आवश्यकता होती है। ओके, तो दोस्तों ये थे गति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। ओके, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।